हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 11th का टॉपिक है ये। और इसका आज हम लोग 10th सेशन और ये अपना लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो, आई और ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों ही अब आपके नीट यूजी के कोर्स में नहीं है, ये पहले आता था। अब ये टॉपिक जो हटा दिया गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ पे दोनों स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन से। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन एग्जांपल जो हमेशा हमारे साथ होता है, उससे हम रिफ्लेक्स एक्शन समझने का ट्राई करते हैं। देखो, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और खड़े हो और एकदम से आपका हाथ पीछे कहीं कैंडल या दिया कुछ जल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर चला जाता है और एकदम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका हाथ अपने आप वहाँ से हट जाता है ना। आप कॉन्शियसली नहीं हटाते। ऐसा आप ऐसे भी समझ लो कि आप कोई गर्म चीज़ पड़ी है और आपको पता नहीं कि वो गर्म है, आपने उसको टच कर लिया, तो जैसे उसे टच करते हो आपका हाथ अपने आप वहाँ से दूर हो जाता है। और ये अनकॉन्शियसली होता है, अपने आप होता है ना। आप उसमें कोई चल के ऐसा नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि वो गर्म है, आप गर्म फील करोगे उसके बाद उसको हटाओगे। जैसे ही आप उसको टच करते हो अपने आप आपका हाथ दूर हो जाता है। इस तरह के एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसकी आप समझो, इसके आपको जैसे हीट है, आपकी बॉडी ने हीट सेंस की, ठीक है, सेंस करके उसने ये मैसेज भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस इम्पल्स को सेंस किया और इम्पल्स को सेंस करने के बाद में उसको लगा कि हाँ ये हीट है और ये डैमेज कर सकती है आपकी स्किन को, आपके हाथ को। इसलिए अब वो क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी उस कंसर्न मसल को मैसेज भेजेगा, ठीक है। और जैसे उस मसल के पास मैसेज जाएगा, उस मसल के मैसेज की वजह से एक एक्शन जनरेट होगा और उस एक्शन की वजह से आपका हाथ वहाँ से हट जाएगा, आप विड्रॉ कर लेते हो अपने हाथ को, ठीक है। तो ऐसा होता है, हीट सेंस होगी, सेंस होने के बाद में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल को कहेगा टू मूव दी हैंड और आपका हाथ एक्शन की वजह से वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे केस में देखो, हम टेक्निकल वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं उसको समझना शुरू करते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले हीट से शुरू करूँगा मैं, है ना। आपके ये हीट आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, है ना। अब स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, स्टिमुलस हीट हो सकती है, ठीक है, स्टिमुलस कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये वो स्टिमुलस जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए हमने इसको कहा स्टिमुलस, ठीक है। फिर बात करते हैं सेंस की, सेंस कर कौन रहा है, ठीक है। तो जो हीट के कांटेक्ट में आपका स्किन आया, उस स्किन में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये रिसेप्टर्स उसको सेंस करते हैं। रिसेप्टर्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इस केस में मैं बात करूं तो आपकी स्किन में प्रेजेंट थर्मल रिसेप्टर्स जो है इस हीट को जो है सेंस करेंगे। और ओवरऑल बात करूं तो आपने रिसेप्टर्स बहुत अलग अलग टाइप के पढ़े होंगे। आपके आई में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेशर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऑस्मो रिसेप्टर्स के बारे में आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा। तो ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं जब उन्हें कुछ स्टिमुलस मिलता है ना। ये स्टिमुलस हो गया और इस स्टिमुलस की वजह से ये रिसेप्टर्स क्या हो गए, स्टिमुलेट। तो जैसे ही रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, ये रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक इम्पल्स भेजते हैं। अब जैसे ही ये सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, इनको सेंसरी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी सेंस को जो है लेकर जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ये जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स इस इम्पल्स को लेकर जाएंगे एक न्यूरॉन के थ्रू, देखो यहाँ पर, इनटू दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इस न्यूरॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हमने नाम दिया है एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी क्यों बोला, क्योंकि ये किसी सेंस को जो है लेकर जा रहा है। और एफरेंट क्यों, क्योंकि एफरेंट का मतलब ही होता है जो किसी पर्टिकुलर तक लेके जाए। जैसे आपने किडनी में भी पढ़ा होगा, नेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन में आप कहते हो एक होता है एफरेंट आर्टीरियोल और एक होता है इफरेंट आर्टीरियोल। तो नेफ्रॉन तक ब्लड को लेकर कौन जाता है, एफरेंट आर्टीरियोल, है ना। नेफ्रॉन के रेफरेंस में बात करेंगे, जो नेफ्रॉन तक लेकर आता है वो एफरेंट और जो नेफ्रॉन से लेकर जाता है वो इफरेंट। इसको याद करने का तरीका कुछ आप ऐसा समझ सकते हो कि जो लेकर आता है, ए से आता और ए से एफरेंट,
और जो एग्जिट करता है वहाँ से, ई से एग्जिट और ई से इफरेंट, आप दोनों में से जैसे याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, एफरेंट न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, इस केस में ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा, उसको आप कहते हो सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस इम्पल्स को जो है रीड करेगा, और रीड करने के बाद इसके लिए एक प्रॉपर जो है इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, और जब ये इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा तो इसके लिए ये एक्शन लेने के लिए इसको क्या करना है, इस मसल को जो है कॉन्ट्रैक्ट होने का ऑर्डर देना है। तो ये जो अब इम्पल्स मसल तक पहुंचेगी, इस इम्पल्स को लेकर जाने वाला जो न्यूरॉन होगा उसको आप कहोगे मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। मोटर क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये मोटर इम्पल्स लेकर जा रहा है मसल तक, मसल तक ये मोटर इम्पल्स लेकर जा रहा है, इसलिए मोटर न्यूरॉन। और इफरेंट तो आपको पता ही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो वापस बता रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स लेकर जाता है उसको आप कहते हो एफरेंट न्यूरॉन, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज वापस लेकर जाएगा उसको आप कहोगे इफरेंट न्यूरॉन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा कि नेफ्रॉन में आप पढ़ते हो। समझ में आया? स्टिमुलस स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर्स का ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचेगा, फिर एक इफरेंट न्यूरॉन से ब्रेन आगे फर्दर मसल को एक्शन करने को बोलता है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड ने ये जो इम्पल्स भेजा उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और उस ये रिस्पॉन्स जो है ये इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलता है, और जो हाथ को वहाँ से विड्रॉ कर लेता है। तो हाथ को विड्रॉ करना क्या हुआ, रिस्पॉन्स कहलाया। ये कहलाता है इफेक्टर। अब इस केस में इफेक्टर कौन है, मसल। अब इफेक्टर किसको कहेंगे हम, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो इफेक्टर, ठीक है। रेसेप्टर जो स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलस जो स्टिमुलेट करेगा, सेंसरी न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा, और मोटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लेकर आएगा। तो ये आपको टर्म्स जो है यहाँ पर याद करना है। इन टर्म्स को मैं वापस थोड़ी देर में यहाँ पर लूँगा, तब आप इसको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करो कि यहाँ कुछ साइनेप्स के कुछ रिफ्लेक्सेस के केस में, है ना, कुछ रिफ्लेक्सेस के केस में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक और न्यूरॉन होता है। यहाँ देखो आप, ये जो येलो कलर का शो कर रखा है, रेड कलर में हमने सेंसरी शो कर रखा है, ग्रीन में हमने मोटर न्यूरॉन शो कर रखा है। इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करने के लिए एक और न्यूरॉन है जो सेंसरी इम्पल्स को और मोटर इम्पल्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से होता हुआ अब इम्पल्स मोटर तक पहुँचेगा। इसको आप कहते हो इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्यों, इंटर मतलब बीच का, तो ये बीच का न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन क्यों बोला, अगर आपको याद हो तो आपने बचपन में एक रेस खेली होगी, रिले रेस करके ना, जिसमें आप क्या करते हो, जैसे रेस यहाँ से शुरू होती है पॉइंट ए से, और पॉइंट डी पर ये आपका जो टारगेट रहता है, इसको समझो आप ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे पहुँचना होता है। लेकिन ये बहुत लंबी रेस रहती है, और इसमें बीच बीच में आपके दूसरे खिलाड़ी भी रहते हैं। तो आपके हाथ में कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देंगे, जैसे है ना, कुछ भी दे दिया आपके हाथ को, तो आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, ए से बी पॉइंट पे जाना है, और आपके हाथ में जैसे कोई भी स्टोन है समझो, इस स्टोन को देना है बी पॉइंट पे खड़े शख्स को। फिर वो दूसरा शख्स इस बी पॉइंट से भागेगा और सी पॉइंट पे खड़े शख्स को वो वाला स्टोन या कुछ पकड़ाएगा, फिर वो सी वाला डी पर पहुंचेगा। इसको कहते हैं रिले रेस, इसको हम क्या कहते हैं, रिले रेस। तो कुछ इस तरह से ये न्यूरॉन भी कर रहा है कि सेंसरी से लिया और मोटर को दिया, इसलिए हमने इसको रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन नाम दिया है। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये कुछ रिफ्लेक्सेस में रिले न्यूरॉन होता है, तो कुछ रिफ्लेक्सेस में रिले न्यूरॉन नहीं होता। तो ये दोनों प्रकार के अलग अलग रहते हैं, इनको प्रॉपर नेमिंग दिया गया है अलग अलग, बट हम उस नेमिंग वगैरह में नहीं जा रहे हैं, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है। अब आप ये पिक्चर देखो, सेम ही पिक्चर है अगेन, और इस पिक्चर में समझाया गया है कि कैसे इम्पल्सिस ट्रेवल कर रही है। जैसे ही आपका हाथ कैंडल पे गया, एक इम्पल्स गया फटाफट और स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड ने वापस उस कंसर्न मसल को एक मोटर इम्पल्स भेजा, और जैसे मसल का मूवमेंट हुआ आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। क्लियर? तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या है कि यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विथड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or
पॉइजनस एस, है ना। कोई भी हॉट चीज़ हो सकती है, ये कोल्ड चीज़ हो सकती है, पॉइंटेड हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप दो दोस्त मिलके बात कर रहे हो कहीं पे सड़क के किनारे, ठीक है, और आपका हाथ ऐसा साइड में रखा हुआ है टेबल पे, और आपके हाथ पे एकदम से कोई चींटी या कोई दूसरा इंसेक्ट आ गया, और वो जैसे ही आपके हाथ पे आपके बैठेगा, आपका हाथ एकदम से वहाँ से हट जाता है। तो ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट हुआ या स्केरी इंसेक्ट हुआ, तो उसकी वजह से जो आपका हाथ वहाँ से अपने आप हट गया। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, यहाँ पर देखो स्टिमुलेशन जो हुआ है वो सेंसरी इसका हुआ है, रिसेप्टर्स का हुआ है स्टिमुलेशन, और ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। तो स्टिमुलेशन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, ये देखिएगा आप, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। और ऑब्वियसली देखो सारी जो सारी नर्व्स होती है, ये सारी आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स लास्ट में प्रोड्यूस हुआ। रिस्पॉन्स किसको? टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। एक पेरिफेरल नर्व जब स्टिमुलेट हुई तो उसको जो एक रिस्पॉन्स मिला, दैट अकर्स इनवॉल्यूंटरली। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्स एक्शंस हमेशा इनवॉल्यूंटरली रहते हैं, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन वॉल्यूंटरी नहीं होते, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। दैट इज़ विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, क्योंकि आपका इसमें कोई विचार नहीं होता या आप कोई कॉन्शियसली ये काम नहीं करते, ये अपने आप होगा। एंड इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ CNS, है ना, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन NCERT ने दिया है जो मैंने आपको समझाया। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉल्यूंटरीली, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ CNS इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। अब NCERT का फिगर मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस फिगर में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली NCERT ने दो इफरेंट पाथवे शो कर रखे हैं, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये दो इफरेंट पाथवे यहाँ पर क्यों है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिगर में इन्होंने नी जर्क रिफ्लेक्स जो है वो शो कर रखा है। नी जर्क रिफ्लेक्स का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट से अपने नी के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन रहता है ना, वहाँ पे हिट करो। जैसे ही आप वहाँ पे हिट करोगे, आपका नी जर्क मारेगा। नी जर्क मारेगा कैसे? एकदम से आपका नी सामने की तरफ आएगा, ठीक है। करना, कोशिश करना, आप बैठना आराम से चेयर पे और नी के जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे एकदम से हिट करना। तो जैसे ही आप करोगे, आपका जो पाम है वो आगे की तरफ मूव करेगा। दिस इज नी जर्क रिफ्लेक्स, नी को एक झटका लगता है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर अब इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। इस नी जर्क रिफ्लेक्स में हमने क्या किया, इस केस में देखो आपको एक हैमर दिख रहा होगा। बेसिकली ये एक टेस्ट होता है जो डॉक्टर्स करते हैं। आप देखना कभी आपको घुटने में चोट लगती है या फ्रैक्चर का केस होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका ना जो नर्व है वो नर्व प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा हैमर लेते हैं और आपको नी के नीचे हिट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपको इस पॉइंट पे हिट करोगे नीचे की तरफ, तो ये जो हल्की सी चोट मारी है इन्होंने, ये स्टिमुलस का काम करेगी। यहाँ पे किसका काम करेगी? स्टिमुलस का। अब स्टिमुलस का यहाँ पर काम होगा, और यहाँ पर ये जो मसल का स्पिंडल है ये रिसेप्टर का काम करेगा। हम लोग जो वहाँ उस एरिया में वहाँ पे हिट करते हैं तो वहाँ मसल का स्पिंडल प्रेजेंट होता है, ये रिसेप्टर का काम करेगा यहाँ पर। अब ये रिसेप्टर से एफरेंट पाथवे से होता हुआ इम्पल्स कहाँ पहुँचने वाला है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये इम्पल्स पहुँच गया यहाँ पे, जो ब्लू कलर में हमने शो किया है यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन वगैरह ये जो बताया इन्होंने, इस पे भी मैं आता हूँ 2 मिनट, है ना, बिकॉज NCERT ने स्पाइनल कॉर्ड को अलग से तो नहीं समझा रखा, पर ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ये मैं आपको बाद में थोड़ी देर में बताऊँगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये एफरेंट पाथवे से हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुँचे। इम्पल्स कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में। अब आप यहाँ पर देखो, इस बात को समझो आप, यहाँ पर 2 डिफरेंट पाथवे क्यों हैं। देखो क्या होता है, जब आप अपने, हम लोग इसकी बात करते हैं, हाथ की बात करते हैं, है ना, ये जो मूवमेंट होता है ना, जब आप अपने बाइसेप्स शो करते हो, है ना, अब आप बाइसेप्स शो करने के लिए क्या करते हो, अपने हाथ को इस तरह से दिखाते हो, आप ये यहाँ पर बाइसेप्स शो करते हो, ठीक है। तो इस मूवमेंट में देखो, जब आप ये एक्शन करते हो तो यहाँ पर क्या होता है
कि जो दो मसल्स होती है, इन दोनों मसल्स का ना अलग अलग मूवमेंट होता है। कैसे होता है उसको समझो आप। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका एल्बो वाला पोर्शन है ना, आपको सबको पता है नीचे की तरफ जो है ट्राइसेप्स प्रेजेंट है और ऊपर की तरफ बाइसेप्स प्रेजेंट है। तो जब आप अपने हाथ को फोल्ड करते हो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स शो करने के लिए, तो इस हाथ का जब फोल्ड करते हो तब बाइसेप्स का तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, बाइसेप्स का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन, और ट्राइसेप्स का भी साथ साथ में होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इनफैक्ट अगर हाथ को फोल्ड करना है आपने तो बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन भी कराना है और ट्राइसेप्स का रिलैक्सेशन भी कराना है। एक बार आप फोल्ड करके देखो और खुद इमेजिन करो कि नीचे की तरफ जो ट्राइसेप्स है उसको रिलैक्स करना पड़ेगा आपने, तभी जो है ऊपर की तरफ बाइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा, तभी जो है आपका हाथ का मूवमेंट होगा। आई मीन हाथ का मूवमेंट कराने के लिए बाइसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो ट्राइसेप्स का भी रिलैक्सेशन करना है आपने। सिमिलरली जब आप नी का मूवमेंट करते हो है ना, रेस्पॉन्स क्या आएगा, रेस्पॉन्स ये आएगा कि ये जो है आपका पाँव आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगर आपको ये पाँव आगे की तरफ मूव करना है तो ये जो नीचे वाली मसल्स हैं और ये जो ऊपर वाली मसल है, इन दोनों में ही एक्शन होगा, इन दोनों में ही एक्शन आपने करना पड़ेगा। ये इस तरह से मूवमेंट होगा, सेम जैसे आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का मूवमेंट करते हो। तो जब आप अपना पाँव आगे की तरफ लेके जाओगे, जब आप अपना पाँव आगे की तरफ लेके जाओगे तो ऊपर वाली मसल का भी मूवमेंट है और नीचे वाली मसल का भी मूवमेंट है। इसलिए यहाँ से जो मोटर इम्पल्स आएगी, ये मोटर इम्पल्स इन दोनों मसल्स को जो है मूवमेंट के लिए इम्पल्स सेंड करेगा। तो आप यहाँ देखो इस पिक्चर में, ये ब्लू कलर का सेंसरी इम्पल्स आया, स्पाइनल कॉर्ड में आया। अब स्पाइनल कॉर्ड ने पहले एक ऑरेंज कलर का इम्पल्स भेजा है, ये ऑरेंज कलर का इम्पल्स को ट्रैक करो आप, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर वाली मसल में। देखो मैं नाम वगैरह नहीं बता रहा, ये आपके कोर्स में नहीं है, बाकी इन मसल्स का प्रॉपर नेम है। तो ये इम्पल्स कहाँ गया, ऊपर वाली मसल में, और ये ऊपर वाली मसल ने मूवमेंट शो किया। साइमल्टेनियसली एक और इम्पल्स, ये जो रेड कलर में यहाँ पे शो कर रखा है, ये इम्पल्स को आप ट्रैक करो, ये जाता है नीचे वाले मसल में और इस मसल के मूवमेंट को इंड्यूस करता है। अब इन दोनों मसल्स के साइमल्टेनियस मूवमेंट की वजह से आपका जो पैर है वो आगे की तरफ जाएगा, जिसको आप कहोगे रिस्पॉन्स। क्लियर, समझ में आई आपको ये कंसेप्ट? ठीक है, तो अब यहाँ पर लेबलिंग्स देखूँ मैं अगर यहाँ पे, तो देखो ये तो हो गई इफरेंट पाथवे, जो दो हमने शो कर रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों अलग अलग मसल्स में जा रही है। और ये यहाँ पर इन्होंने शो किया मोटर एंड प्लेट। अब मोटर एंड प्लेट क्या है, तो आपको अच्छे से पता है कि जैसे दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होता है, जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बीच में जो ये कम्युनिकेशन होता है उसको आप कहते हो साइनेप्स। उसी तरह से न्यूरॉन से जब मसल में इम्पल्स ट्रेवल करता है तो उसे आप कहते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और मोटर एंड प्लेट कहलाता है। ये आप देखिएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पूरा मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोटर एंड प्लेट क्या रहता है। तो अब यहाँ पे मोटर एंड प्लेट अफेक्टर का काम करेगा, यानी ये जो मसल है वो अफेक्टर का काम करेगी। तो टर्म्स वापस देखते हैं, मसल अफेक्टर हो गई, रेस्पॉन्स हो गया मूवमेंट, स्टिमुलस हो गया ये जो हिट किया है आपने, रिसेप्टर हो गया मसल का स्पिंडल, और एफरेंट पाथवे। तो ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये जो पूरा पाथवे है ना, इस पाथवे पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब रह गए बाकी के लेबलिंग्स, तो बाकी के लेबलिंग्स के लिए मैं आपको हल्का सा स्पाइनल कॉर्ड का आइडिया दे देता हूँ। देखो मैंने आपको जब सेरेब्रम वगैरह पढ़ाया था तब मैंने आपको वहाँ पे वाइट मैटर और ग्रे मैटर पढ़ाया था, है ना, ये आपने को अच्छे से पता है। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो सेरेब्रम रहता है आपका, सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में वाइट और ग्रे मैटर का जो लोकेशन है बिल्कुल अपोजिट रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर की तरफ है, तो ये जो देखो इन्होंने पूरा येलो कलर का शो कर रखा है, ये वाइट मैटर है पूरा। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर की तरफ रहता है, जबकि सेरेब्रम में वाइट मैटर अंदर की तरफ रहता है ना। आप एक बार वापस सेरेब्रम वाला वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और ग्रे मैटर अंदर की तरफ है, तो ये जो आपको अंदर की तरफ ग्रे कलर में ये बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये देखो आप, ये सारा ये पूरा ये ग्रे मैटर है, ये ना, ये ग्रे मैटर है पूरा। तो ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा बटरफ्लाई शेप्ड रहता है और वाइट मैटर बाहर की तरफ रहता है। तो ये तो हो गया वाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व की।
तो देखो स्पाइनल नर्व, आपने क्रेनियल नर्व 2 तरह की पढ़ी होगी, नहीं 3 तरह की इनफैक्ट, एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व और एक पढ़ी होगी आपने मिक्स्ड नर्व। स्पाइनल नर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ये ध्यान रखना है आपको कंसेप्ट। सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स कैसी होती है, मिक्स्ड नर्व होती है, यानी इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ये सेंसरी भी होती है और ये मोटर भी होती है। इसकी 2 ब्रांचेस होती है, एक सेंसरी और एक मोटर। तो आप ये जो पिक्चर देखो यहाँ पर, इन्होंने ये पिक्चर आधा शो कर रखा है, ये देखो ये एक सिंगल नर्व रहेगी, ये ऐसे रहेगी। जब आप डायग्राम्स देखोगे ना स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व के, ठीक है, तो ये एक स्पाइनल नर्व है ये, और अब ये स्पाइनल नर्व है पूरी, ये यहाँ से लेकर ये स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है तो स्पाइनल नर्व, ये पूरी एक स्पाइनल नर्व है। अब आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि इस स्पाइनल नर्व की 2 ब्रांचेज हैं, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, है ना। ये स्पाइनल नर्व, आप इसको ऐसे समझो कि स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है यहाँ से। तो स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल साइड से जो नर्व ओरिजिनेट हो रही है उसको आप कहोगे डॉर्सल गैंग्लियन, उसमें बेसिकली गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। ये हो गई इसकी, इसको आप कहोगे डॉर्सल रूट और इसको कहोगे वेंट्रल रूट। एक किसी भी स्पाइनल नर्व की 2 रूट्स होती है, एक डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट हमेशा सेंसरी होती है, ये ध्यान रखना है आपने। डॉर्सल रूट इज ऑलवेज सेंसरी और वेंट्रल रूट इज ऑलवेज मोटर। तो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों आगे जाकर कंबाइन हो जाएगी, उससे जाकर बनती है स्पाइनल नर्व। तो ये बन गई एक सिंगल स्पाइनल नर्व, ठीक है। ओरिजिन होगा जो डॉर्सल साइड पे रूट प्रेजेंट है वो डॉर्सल रूट, जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है वो वेंट्रल रूट। ये हमने नाम रख दिया इसके एनाटॉमिकल पोजीशन पे, डॉर्सल वाली डॉर्सल रूट, वेंट्रल वाली वेंट्रल रूट, ठीक है। डॉर्सल वाली हमेशा सेंसरी होगी, वेंट्रल वाली हमेशा मोटर होगी, और आगे चल के दोनों कंबाइंड हो जाती है और बन जाती है एक सिंगल स्पाइनल नर्व। इसलिए हम कहते हैं कि स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स्ड नर्व्स, इसमें सेंसरी पार्ट भी है और मोटर पार्ट भी रहता है। क्लियर। अब मैं बताता हूँ आपको गैंग्लियन। अगर आपको याद हो तो हमने गैंग्लियन की बात की थी, हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ गैंग्लियन। तो ये बिकॉज स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल नर्व का जो डॉर्सल रूट रहती है, ध्यान रखना केवल डॉर्सल रूट, स्पाइनल नर्व में जो केवल डॉर्सल रूट वाला पोर्शन है उसमें आपको हमेशा एक गैंग्लियन मिलेगा। ये गैंग्लियन वेंट्रल रूट में देख लो आपको नहीं मिल रहा कहीं पे भी, समझ में आया। इसलिए इन्होंने यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन को जो है लेबल कर रखा है। तो ये कुछ चीज़ें केवल डायग्राम के बेसिस पे, एनसीईआरटी में कहीं पे भी ये सब कंसेप्ट्स नहीं है, तो केवल डायग्राम के बेस पे आप इसे याद करें और समझें इसे कि स्पाइनल नर्व हमेशा मिक्स्ड होती है, इसकी 2 रूट्स होती है, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल रूट सेंसरी, वेंट्रल रूट मोटर। और वो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि देखो डॉर्सल रूट से आया है, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से आ रहा है आपका, डॉर्सल रूट से, यहाँ पे देखो आप, ये डॉर्सल रूट से आया, और मोटर न्यूरॉन कहाँ से निकल रहा है, वेंट्रल रूट से, और दोनों मिलकर एक कॉमन स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये था इस डायग्राम में। इस डायग्राम में एक और चीज़ छुपी है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। देखो जो 2 डिफरेंट पाथवेज इन्होंने शो कर रखे हैं, इनमें से पहला ऊपर आप ऑरेंज वाला देखो, इस ऑरेंज वाले पाथवे को देखो आप, ये सेंसरी आया और ये सीधा मोटर न्यूरॉन। क्या बीच में आपको इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन दिख रहा है? नहीं। सेकंड वाला देखो आप, सेकंड वाला ये जो रेड वाला है यहाँ पे, यहाँ पर देखो ये सेंसरी मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड तक, और अब ये मोटर तक पहुंचने के लिए इसको एक इंटर न्यूरॉन से होकर गुजरना पड़ रहा है। समझ में आया? तो ये देखो आप यहाँ पर, यहाँ इंटर न्यूरॉन शो कर रखा है, यहाँ इंटर न्यूरॉन शो नहीं कर रखा। तो जो ऊपर की तरफ मसल को जो मैसेज जा रहा है उसमें कोई इंटर न्यूरॉन नहीं होता, और जो नीचे की तरफ जो जा रहा है उसमें इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। और ये जो मेन रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, इसलिए इसको मेन अफेक्टर बोला गया है। लेकिन साथ साथ में इस मसल का भी मूवमेंट होगा, तभी जाकर ये जो है रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में मेन इसका रोल है, लेकिन अगर इस मसल का मूवमेंट नहीं होगा तो भी ये मूवमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरे को रिलैक्स करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ये रहता है रिफ्लेक्स एक्शन, और ये एनसीईआरटी का एक, मुझे लगता है एनसीईआरटी ने ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस डायग्राम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें शो कर दी जो उन्होंने कहीं एक्सप्लेन की ही नहीं, इसलिए ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये रहता है नी जर्क रिफ्लेक्स। और आगे बढ़ते हैं, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या कह रही है वो देखते हैं हम लोग।
रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, एक एफरेंट न्यूरॉन होगा जो रिसेप्टर का काम करेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, एफरेंट न्यूरॉन ही तो रिसेप्टर है ना यहाँ पे, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन जो इफेक्टर का काम करेगा या एक्साइटर का काम करेगा न्यूरॉन, अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज, और ये सब कुछ एक प्रॉपर सीरीज में अरेंज्ड है जो यहाँ पर आपको शो किया मैंने। एफरेंट न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन, देख लो आप, है ना, किसी ना किसी सेंसरी ऑर्गन से या किसी ना किसी सेंस रिसेप्टर से ये सिग्नल रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को वाया अ डॉर्सल नर्व रूट, है ना। सेंसरी हमेशा देखो, सेंसरी हमेशा किस तरफ से जाएगा, डॉर्सल साइड से, तो डॉर्सल नर्व रूट, स्पाइनल नर्व की जो डॉर्सल रूट है वहाँ से पहुँचेगा ये इनटू दी सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ एनसीईआरटी ने लिख दिया कि सेंसरी इम्पल्स कौन सी रूट से जाती है, डॉर्सल रूट से, और मोटर इम्पल्स मोटर जो सो है वेंट्रल रूट से जाती है। फिर इफरेंट न्यूरॉन इस सिग्नल को सीएनएस से अफेक्टर की तरफ लेकर जाएगा। अब अफेक्टर कौन हो जाएगा, जो अफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, रिसेप्टर कौन हो जाएगा, जो किसी रिसीव करेगा उस किसी चेंज को, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स आर्क। अब आप यहाँ देखो, ये बहुत बढ़िया इसने कंसेप्ट दिया है कि स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक आपको एक आर्क बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखते हैं हम लोग ये स्टिमुलस, ये पूरा एक आर्क बनता दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो ये जो पाथवे हमने शो किया इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी क्रिया हुई उसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्स एक्शन, और जो ये पाथवे बना उसको हमने नाम दिया रिफ्लेक्स आर्क। तो ये फ़र्क होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मेरी मजबूरी थी कि मैं इस चीज़ को और इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता था, बिकॉज जो लोग नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं वो इतना भी पढ़ ले तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के अभी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत सारा लोगे लेकिन एग्जामिनेशन जब आएगा, जब एग्ज़ाम आएगा तब आप ये सब चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, और जिसका रिवीजन नहीं होता वो याद नहीं रहती। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, मेल आईडी या इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो हमें सपोर्ट करें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को। हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन मिलेगा, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल हो सके। बहुत से वीडियोस केवल मेंबर्स के लिए बनाते हैं हम, तो वो वीडियोस देखने हो तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, और कोई बहुत कॉस्टली नहीं है, ये केवल 89 रुपीज़ पर मंथ, और आप जब चाहें इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको केवल, अगर आपको लगता है कि मुझे केवल 1 महीना ही है पढ़ाई करने के लिए, तो आपको केवल 89 रुपीज़ ही देने हैं। जैसे ही आप मेंबर बने, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं, हम जहां पे आपके डाउट डिस्कशंस वगैरह भी लेते हैं वहां पे। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।